नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें भी हम हिस्ट्री यानी जिसको बोलते हैं इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख अपडेटेड एमक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न। आपको ये पूरी की पूरी क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, चलिए मैं क्लास को यहीं पर मैं स्टार्ट करता हूँ और साथ साथ जो पॉइंट आपको पढ़ाए जाते हैं आपको ध्यान से सुनना भी है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस क्लासें हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा इसमें है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? क्या पाषाण युग की है, या फिर कांस्य युगीन है, या फिर ताम्र युगीन है, या फिर लौह युगीन है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर एक है, जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें बी फॉर बॉल यानी कि कांस्य युगीन ये सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? पहला दयाराम साहनी, बी फॉर बॉल रखालदास बनर्जी, सी चार्ल्स मैसन, या फिर डी जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देने वाले विद्वान का नाम था जॉन मार्शल। वो चार पहिए वाली मार्शल नहीं है, ये एक उत्खनन करता था, उसने ही नाम दिया था। यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम देने वाला जो विद्वान का नाम था जॉन मार्शल, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? ये कि हड़प्पा सभ्यता की पहली बार किसने उत्खनन करवाया था? उसका नाम है दयाराम साहनी, और कब कराया था? 1921 में करवाया था। अगर करना हो तो आप लोग कर लीजिए इसका, 1921 में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता, और अगर नाम देने की बात करें तो जॉन मार्शल इसमें आंसर आएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई कराने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी, कब कराया था? 1921 में। आगे बढ़ते हैं। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक मांडा स्थान है किस नदी के किनारे स्थित है? पहला चेनाब, बी झेलम, सी रावी, और डी ब्यास। जब मैंने थ्योरी क्लास ली थी तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैंने एक बेहतर तरीके से पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है उत्तर में कहाँ तक फैला था, दक्षिण में कहाँ तक फैला था, पूर्व में कहाँ तक फैला था, और पश्चिम में कहाँ तक फैला था। अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर तीन, चेनाब। इसका जो राइट आंसर होगा ना, चेनाब नदी के तट पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चल तो रहा है भाई, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? लोथल, कहाँ पर है? पंजाब में। लोथल, धौलावीरा, कहाँ पर? गुजरात में। धौलावीरा, कालीबंगा, या फिर मोहनजोदड़ो। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से
मिले हैं या प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा, ठीक है, बोलते ना कांच की चूड़ियाँ, कांच की काली चूड़ियाँ के साथ भी कालीबंगा से ही मिले हैं। और यहीं पर आपके जूते हुए खेतों से धान जो कि धान या फिर कहते हैं चावल के साथ मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यानी जूते हुए खेत के साथ कालीबंगा, जिसका अर्थ है कांच की चूड़ियाँ, इसके साथ साथ यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता था कि यहाँ के लोग धान या फिर के खेती करते थे। आगे बढ़ें। 5, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? ए, चार्ल्स मैसन, स्टुअर्ट पिगट, एलेक्जेंडर कलिंघम या दशरथ वर्मा। ये एलेक्जेंडर जो कलिंघम था, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल इन्होंने स्थापना की थी ना, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, आर कलिंघम, किस सन में किया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ना, बिफारबाल होगा, स्टुअर्ट पिगट। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। अच्छा, 1861 में क्या आर कलिंघम ने आर्कियोलॉजिकल इंडिया की स्थापना की थी, सोसाइटी की स्थापना की थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया आप किसे कहेंगे, और आप इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप किसको कहेंगे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1861 में की थी आर कलिंघम ने आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की स्थापना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, प्राप्त हुआ है कहाँ पर? धौलावीरा या सुतकांगेडोर या फिर जोजीकुरन या फिर लोथल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डी, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी फॉर डॉग होगा, यानी कि लोथल। लोथल कहाँ पर है? पंजाब में है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? रोपड़, रंगपुर, बनवाली या फिर चहुदड़ो? क्वेश्चन नंबर 7, रोपड़ से ही मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ध्यान रख के चलना है आपको इसको, ठीक है ना। मेरे कुछ दूर, बहुत दूर कुछ जानवर वगैरह है ना, उसी तुमको कभी कभी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि गांव क्षेत्र है इसलिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से, इतना तेज न भागो। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, इसके साथ साथ या फिर रखालदास बनर्जी या फिर अमलानंद घोष या फिर डिफर डॉग, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो 8वें जो राइट आंसर होगा रखालदास बनर्जी ने। लेकिन आपको सन बताना है कि क्या इन्होंने 1922 में इसका खोज किया था, बताना है आपको। कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 9, राखीगढ़ी स्थित है कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात
हरियाणा या फिर पंजाब? राजस्थान, राजपूतों की भूमि है राजस्थान। गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9, सी हरियाणा। अब ये करंट का क्वेश्चन है। राखी गढ़ी यानी है कहाँ पर? हरियाणा में है। और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय खोला गया है, राखी गढ़ी हरियाणा में ही। राखी गढ़ी हरियाणा में ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय खोजा गया है। आगे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? लोथल, बी कालीबंगा, सी चहुंदड़ो या फिर डी धौलावीरा? क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में बटा था। इसने बोला ना 3 खंडों में विभाजित था। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। अब नया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर जलता हुआ निकल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पहला है बनवाली या फिर रोपड़ या फिर रंगपुरे या फिर राखी गढ़ी? क्वेश्चन नंबर 11 बनवाली में है। बनवाली, ठीक है ना। यानी हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है, तो ये बनवाली नदी किनारे स्थित है, ठीक ना। रंगोई नदी बनवाली के स्थान का नाम है, ठीक है ना, वही है। घोड़े की हड्डियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुतकांगेडोड़, सुरकोटड़ा, लोथल या चहुदड़ो? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सुरकोटड़ा। कितना अटपटे नाम है इनके। सुरकोटड़ा डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। यहीं पर से घोड़े की हड्डियों के स्थल के जो मतलब घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले यहाँ पर। घोड़े की हड्डियाँ इसी स्थल से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिर्देशक कौन था? 13 इसका क्या अलेक्जेंडर कलिंगम था, मार्टिमर हुइलर था या फिर जॉन मार्शल था या फिर डी चार्ल्स मैसन था? क्वेश्चन नंबर 13 जॉन मार्शल था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ें। चलिए इसको हमें देखना है कौन सा सही है, यानी असत्य असोमिलित युग्म को हमें चुनना है, पहचानना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम 14 का देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा मोहनजोदड़ो क्या ये सिंधु नदी या फिर स्थल का नाम है लोथल क्या ये भगवा नदी किनारे है? कालीबंगा क्या ये सतलज नदी किनारे है या फिर चहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है? आपको बताना है कौन ये स्थल है और नदी है। इसमें आपको असुमेलित बताना है, कौन सा असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 14 पहला बिल्कुल करेक्ट है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल पंजाब में है, ये भगवा नदी किनारे है। और आपका जो चहुदड़ो ये सिंधु नदी किनारे है, लेकिन ये गलत है आपका आंसर। कौन सा? सी फॉर कैट, ये आपका आंसर आपको बिल्कुल गलत है, ठीक है। नहीं 14 का सी फॉर कैट गलत आंसर है, राइट रॉन्ग है वो।
आपको ध्यान रखना है ये असुमेलित है, यानी ये गलत है। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद है। अमलानंद घोष, माधव स्वरूप वत्स, SR राव या फिर मार्टिन व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 15, विचार देने वाला जो पुरातत्वविद था उसका नाम था अमलानंद घोष। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है? गोदीवाड़ा, सभागार, विशाल अनागार, यहाँ पर अन्नागार होना चाहिए था, ठीक है, या विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 16, गोदीवाड़ा को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है। गोदीवाड़ा यानी A फॉर एप्पल। आपको बताना है इधर असुमेलित बताना है कौन सा गलत है। पहली बात इसको देखा जाता है आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, असुमेलित पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है लोथल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था SR राव या चहुदड़ो, NG मजूमदार या रंगपुर, यज्ञदत्त शर्मा या फिर D सुदकंगेडोर अरेल स्टाइन। क्वेश्चन नंबर 17, देखो लोथल की तो खोज करने वाले का नाम था क्या था? SR राव, ये तो बिल्कुल सही है। चहुदड़ो का भी था SG मजूमदार, ये भी सही है। रंगपुर की ये नहीं था, यज्ञदत्त शर्मा, ये गलत है, ये आंसर ये गलत है यहाँ से। और सुदकंगेडोर की जो खोजकर्ता का नाम क्या था? RL स्टाइल, ये भी सही था। इसमें गलत क्या है? C फॉर कैट, ये हमारा गलत है, ठीक है, ध्यान रखना है, C फॉर कैट आपका गलत है। आगे बढ़े, यही असुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरस्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा व चहुदड़ो से, या बिरबी, चहुदड़ो व कालीबंगा से, या फिर C कालीबंगा व लोथल से, या फिर D हड़प्पा व कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, चहुदड़ो तथा कालीबंगा से। चहुदड़ो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से आपकी वक्राकार, कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ पर से वक्राकार आपकी ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगर मैं अलंकृत ईंटें की बात करूं तो ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए जूम करने कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरस्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? किससे मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है, या फिर मोहनजोदड़ो से मिला है, या फिर सुदकांगेडोर से मिला है, या फिर लोथल से मिला है? पहली बात, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 37 आखिर है क्या? ये कब्रिस्तान है, ध्यान रखना आपको, ये कब्रिस्तान है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किस स्थल से मिला है, तो ये हड़प्पा स्थल से मिला था, ठीक है, ध्यान रख के जाना है कि हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 आपको ध्यान रखना है कौन सा आपको उत्तर सही होने वाला है, आपको हर तरीके से ही। क्वेश्चन नंबर 21, सभा व समिति
को किसमें प्रजाति को दो पुत्री कहा है? चलिए, मैंने प्रजाति पढ़ा है जबकि यहाँ पर प्रजापति लिखा है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। सभा व समिति को किसमें प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा है? कौन से वेद में इसका उल्लेख है? ऋग्वेद में है, या फिर यजुर्वेद में है, या फिर सामवेद में है, या फिर अथर्ववेद में है? अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 कब को बताना पड़ेगा? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को लिखने वाले का नाम क्या था? अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। और साथ ही साथ इसमें सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियाँ कहा गया है। ठीक है, यानी सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? विदत, सभा, समिति, या फिर गण? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ना, विदत प्राचीनतम संस्था थी ये आर्यों की। कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे। चलिए 23, वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदी तमा, देवी तमे व अम्बी तमे कहा गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, सतलज नदी को, या फिर गंडक नदी को? 23, इस सरस्वती नदी का वर्णन हमें कई सारी प्राचीनतम वेदों में मिल जाते हैं और पुराणों में भी मिल जाते हैं। ठीक है, यानी सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमे व अम्बी तमे कहा गया है। किसमें? वैदिक सभ्यता में। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था? ब्रह्मचारिणी, गविष्ठी, अमाजू, या फिर सद्दो वधू? क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर होगा ना, सी फॉर कैट यानी अमाजू। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। आगे बढ़े 25, सतलज तथा चेनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम क्या है? शत्रुदी या व अस्कनी, या फिर अस्कनी व शत्रुदी, या विपाशा या अस्कनी, या शत्रुद या विपाशा? इसमें देखो, चेनाब को तो अस्कनी कहा जाता था, इसलिए ये आंसर कटा और ये आंसर कटा। 25 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, विपाशा कहा जाता है व्यास को। अगर तुम्हें पता, मैंने पढ़ाया कई बार, विपाशा व्यास को कहा जाता है। तो सतलज को शत्रुदी कहा जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ना, ए फॉर एप्पल होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यानी शत्रुदी ऋग्वैदिक काल में इसका नाम था, सतलज का नाम था शत्रुदी, और चेनाब नदी का नाम था अस्कनी। ठीक है, आगे बढ़ूँ। चलिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, हटाना सीखिए। ओके, और पढ़ेंगे तभी हटा पाएंगे, नहीं हटा नहीं पाएंगे। चलिए, मैं 26 की बात करता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान त्रयी का भाग नहीं है? उपनिषद, भगवत गीता, या ब्रह्मसूत्र, या फिर डी वेद? 26 प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है, उसका नाम है वेद। बाकी सब इसके भाग हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27, याज्ञवल्क्य
वह गर्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? छंदोद्य, दारायणक या श्वेतर या फिर कौशितकी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा बी फॉर बाल। बृहदारण्यक इसमें इसका वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी फॉर बॉल। काफ़ी अटपटे नाम है ना। अच्छा सिंपल नाम है, सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश, कितने सिंपल नाम है, लेकिन ये सिंपल नाम नहीं है, बहुत प्राचीन नाम है ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28, बस 30 के बाद हमारी पूरी खत्म हो ही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य में वर्णित है? यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसको हम गद्य और पद्य दोनों में पढ़ सकते हैं? ठीक है, वो ऋग्वेद है या फिर वो यजुर्वेद है या फिर सामवेद है या फिर अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को का जो राइट आंसर होगा ना बी फॉर बाल होगा। यानी बी फॉर बाल में यानी यजुर्वेद में इसे गद्य और पद्य दोनों में ये वर्णित है। आगे 29, निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या फिर उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो राइट आंसर होगा ना उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद वेदांत मतलब उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत किसी 32 होंगे, इससे हमारी पीडीएफ खत्म हो जाएगी। 32 से 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 30 डी, ये शामिल नहीं था शूद्र, बाकी सब शामिल थे वर्ण द्विज के अंतर्गत। 4 आश्रमों में से वनस्प्रद आश्रम की आयु व्यवस्था थी। यानी किस किस समय में 4 आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम की आयु की व्यवस्था थी? 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष या फिर डी फॉर डॉग है 75 से 100 वर्ष। 31, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 31 का सी फॉर कैट, यानी कि 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है 50 से 75 के बीच में। आगे बढ़ें, चलिए। ऋग्वैदिक कालीन 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पारुषणी, अस्कनी, विपाशा, विदिस्ता या फिर विपाशा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ये पारुषणी नदी के किनारे, जिसको अब वर्तमान समय में हम रावी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावी नदी। नीचे आना है भाई, रावी नदी। आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो लगभग आधे घंटे में मैंने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। चलिए मैं एक इसकी लास्ट मैंने पीडीएफ के लिए बोला था ना, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा से। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वो हमेशा ओपन रहेगा। हमारी क्लास के लिए आपको एक कमेंट कर देना कि आपको क्लासें कैसे लगी, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके। इसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहीं पर से इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अभी इंडिया में टेलीग्राम बैन नहीं हुआ है, जैसे होगा तो एक व्हाट्सएप बना दिया जाएगा चैनल, उसी पर जाएंगे आपको पूरी पीडीएफ सिंबल से मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब आपको बताना है कि वीडियो को कैसी लगी, ख़राब लगी, घटिया लगी, कैसी भी लगी।
अब कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।